भारत और चीन की सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 3 बार चीनी ऐप्स को ब्लॉक किया था या उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। एक बार फिर से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ ऐसे ऐप्स को बैन लगाने की बात कही है या इन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है जो भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित हैं या भारत में जो लोन से संबंधित ऐप हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात इसने कही है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम इन्हीं ऐप्स और मिनिस्ट्री के जो भी कारण रहे हैं कि किन कारणों की वजह से वे इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा रही है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही अब यहाँ सुर्खियों में आ गई है आईटी एक्ट की धारा 69A और धारा 69 भी यहाँ चर्चा में है। तो इसके साथ हम जानेंगे कि आखिर आईटी एक्ट की धारा 69 क्या है और 69A आखिर संबंधित है किससे, किस प्रक्रिया के तहत मंत्रालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आइए आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टाइटल है भारत सरकार ने क्यों ब्लॉक किए 200 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यानी 200 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के पीछे भारत सरकार ने क्या वजहें बताई हैं और आईटी अधिनियम की जो धारा 69A है उसमें इसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबर देखेंगे, खबर के बाद चर्चा में क्यों आ गई है यह खबर, सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है, इसके बाद कि आखिर इन ऐप्स को ब्लॉक यदि नहीं किया जाता या बैन नहीं किया जाता तो इन ऐप से खतरे क्या हैं। इसके साथ जानेंगे आईटी अधिनियम की धारा 69 के बारे में या 69 के बारे में। इसके बाद आखिर इन ऐप्स को जो ब्लॉक किया है मिनिस्ट्री ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, तो उसके पास ये शक्तियां, ये अधिकार कहां से आए हैं। इसके बाद इससे पहले इन ऐप्स को ब्लॉक करने के संदर्भ में, बैन करने के संदर्भ में अदालत के फैसले क्या हैं और आईटी अधिनियम की धारा 69 और 66A इससे पहले कई बार सुर्खियों में रही है। तो अदालत ने इन दोनों धाराओं के बारे में इससे पहले कौन कौन से फैसले किए हैं। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे खबर के बारे में। तो खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई थी, इसे हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर क्या है? खबर है सेंटर ब्लॉक्स 200 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, व्हाट इज द प्रोविजन, द डिबेट्स अराउंड इट। यानी जो आईटी एक्ट की धारा या सेक्शन 69A है वह है क्या और इससे संबंधित अभी ऐप को या प्लेटफॉर्म्स को जो अभी बैन किया गया है उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है। अब हम देखें कि यह जो पूरी खबर है इसकी सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। तो वही हमने चर्चा भी की कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को, लगभग 200 प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म्स को किस वजह से ये सट्टेबाजी कर रहे हैं, ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित हैं और ये मनी लैंडिंग से संबंधित हैं या मनी लैंडिंग ऐप हैं, तो इनको इन्होंने ब्लॉक करने का आदेश दिया है। यदि हम आदेश की बात करें कि यह आदेश किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत इस आदेश को दिया गया है और कहा गया है कि इन्हें तत्काल और आपातकालीन आधार पर बैन कर दिया जाना चाहिए या प्रतिबंध कर देना चाहिए। यदि हम बात करें कि आखिर इन्हें बैन क्यों किया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। यानी गृह मंत्रालय ने जब इस बात की पुष्टि की है कि इन ऐप्स की जांच कर ली गई है और कहीं ना कहीं किसी थर्ड मीडिएटर से या किसी थर्ड पार्टी से संबंधित हैं, तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि ये ऐप चीन से संबंधित हैं और चीन से संबंध होने की वजह से ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस आधार पर इन ऐप्स को या इन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर बैन करने का आदेश दिया गया है। ये तो हमने देखा कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। यदि हम बात करें कि आखिर इन ऐप्स से खतरा क्या है, यदि ये ऐप संचालित होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, तो इनसे क्या खतरा उत्पन्न हुआ है जिस वजह से यह जो निर्णय है अभी हाल ही में लिया गया है। दरअसल इन ऐप्स के जरिए जबरन वसूली और उत्पीड़न की कई यहाँ पर पुलिस शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश या कहें इसके क्षेत्र एक विशाखापट्टनम, इसमें कई केस यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, जिसमें कई लोगों को यहाँ पर इन ऐप्स के जरिए, यानी जो लोग आर्थिक रूप से तंगी महसूस करते हैं उन्हें ये ऐप्स लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इन्हें कम या कहें कि थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ती है, तब ये इन ऐप्स के जरिए लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद जब ये इस लोन को समय पर नहीं चुका पाते तो इनकी जो ब्याज की दर है वह 3000% तक बढ़ा दी जाती है।
ऐसे में कई ऐसी पुलिस शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही कई ऐसे यहाँ पर आत्महत्या के केस भी निकलकर सामने आए हैं, यानी विशाखापट्टनम से ही कई ऐसे केस निकल के सामने आए हैं, जिसके बाद इन ऐप्स के जरिए जो ऋण लिया गया है उन्हें ना चुकाने के बाद लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। इसके साथ ही पुणे में ही वर्ष 2020 में साइबर पुलिस स्टेशन को इन ऋण ऐप से संबंधित लगभग 699 शिकायतें प्राप्त हुई थी। फिर वर्ष 2021 में बढ़कर ये शिकायतें 928 हो गई और वर्ष 2022 में ये 3151 तक हो गई। तो जब बार बार ऐसी शिकायतें सामने आई, लोगों की आत्महत्याओं वाले मामले सामने आए, सट्टेबाजी के बाद कई ऐसे केस सामने आए कि लोगों ने यहाँ पर आत्महत्याएं तक की हैं, तो फिर गृह मंत्रालय ने इन सारे प्लेटफॉर्म्स की जांच की और जब इन्होंने जांच की तो ऐसा पाया कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से लगभग 90 से 94 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ हम कहें कि प्ले स्टोर में मौजूद है, जहां से लोग इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो लगभग 110 ऐप्स, जिनकी संख्या बताई गई कि 110-120 ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी या कहें कोई मीडिएटर संचालित कर रहा है, उनके जरिए, उनके लिंक्स के जरिए संचालित किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भारतीयों का जो डेटा है, चूंकि लोग इनमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और इनके पूरे डेटा की जानकारी इन ऐप्स को होती है, तो इन ऐप्स के पास जब भारतीयों का डेटा है और कहीं ना कहीं ऐसा भी सामने आया गृह मंत्रालय की जांच के बाद कि ये सभी ऐप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सट्टेबाजी से संबंधित है, ये चीनी ऐप्स हैं और इसके बाद चीन हमारे डेटा को यहाँ पर रख सकता है, इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ये बात कही है कि जल्दी ही इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी के बेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर बैन लगाने की बात कही है। तो हमने देखा कि आखिर इसके पीछे क्या खतरा है, खतरा कैसे कैसे उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर आईटी अधिनियम की जो धारा 69 है वह है क्या, या 69 है तो यह है क्या। यदि हम इस अधिनियम की धारा की बात करें तो दरअसल ये धारा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार सेवा जो प्रदाता हैं, इसके साथ ही वेब होस्टिंग सेवा, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो कि लगातार चल रहा है ऑनलाइन दुनिया में, कोरोना के बाद से लगातार हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑनलाइन ही हम सभी सर्विस को यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं, जैसे ऑनलाइन मध्यस्थ हैं, क्योंकि कोई ना कोई मीडिएटर इसमें काम करता है, ये सामग्री अवरोधक आदेश जारी करने की इन्हें अनुमति देता है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी, ये इस ऐप के जरिए, ये जो अधिनियम है, इसकी जो धारा है, इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में, यानी कोई कंप्यूटर सिस्टम है, तो यदि उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उत्पन्न होती है, यानी जनरेट होती है, प्रेषित की जाती है, यानी भेजी जाती है, या तो उन्हें प्राप्त होती है या रिसीव होती है, या फिर किसी भी प्रकार की डेटा उसमें जो है संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है, तो इससे जुड़ी कोई भी जानकारी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और डीक्रिप्ट कर सकती है। तो इन सभी चीज़ों को करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार के पास यहाँ पर होता है और इसी एक्ट के जरिए ये शक्ति उन्हें, या इसकी निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास प्राप्त होता है। तो हमने देख लिया कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में इससे संबंधित कोई भी जानकारी है तो उससे जुड़े निर्देश को जारी करने की शक्ति प्रदान करता है यह आईटी एक्ट की यह धारा। अब यदि हम इस धारा से ही संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें कि आखिर किन आधारों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यह शक्तियां प्राप्त होती है, या यह धारा किन आधारों पर यह शक्तियां प्रदान करती है, तो वे आधार निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में हो, भारत की रक्षा के संदर्भ में हो, या राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में हो। इसके साथ ही विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से यदि बात जुड़ी हुई हो तो ऐसा किया जा सकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक आदेश से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के संदर्भ में यदि अपराध उकसाने से संबंधित, या इसे रोकना है भारत सरकार को, कोई अपराध उकसाया जा सकता है, कोई संज्ञेय अपराध इससे उकसाया जा सकता है और भारत सरकार को इसे रोकना हो तो इस आधार पर यहाँ पर प्रतिबंध या शक्ति के आधार पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस निर्देश को जारी कर सकती है। इसके साथ ही किसी भी अपराध की जांच करने के लिए, यदि कोई किसी अपराध से संबंधित है तो उसकी जांच करने के लिए भी भारत सरकार आईटी एक्ट की, जो आईटी एक्ट 2000 है, उसकी धारा 69 का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसे फिर शक्ति प्राप्त हो जाती है कि इन आधारों पर भारत सरकार इन कंप्यूटर से जो भी जनरेट होता है डेटा, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, डिक्रिप्ट कर सकती है, उसे संरक्षित कर सकती है। इसके साथ ही यदि हम धारा के बाद यदि बात करें कि आखिर ब्लॉक करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया इस मिनिस्ट्री को, क्योंकि इससे पहले जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके पास ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कैसे अधिकार प्राप्त हो गया, तो यह वर्ष 2009 से सूचना प्रौद्योगिकी, यानी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समान ही
अवरोध करने यानी ब्लॉक करने की शक्तियां अब प्राप्त हो गई हैं। यहाँ पर एक और मिनिस्ट्री है जिसके बारे में हमने चर्चा की, कौन सी है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और यह कौन सी मिनिस्ट्री है? इलेक्ट्रॉनिक यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको भी इसी के समान यह शक्तियां प्राप्त हो गई हैं वर्ष 2009 से, और इस मंत्रालय को ये शक्तियां आईटी अधिनियम से प्राप्त होती हैं। अब यदि हम बात करें इस आईटी अधिनियम के बारे में कि आईटी अधिनियम 2009 में क्या शामिल है, इससे संबंधित जो नियम है इसमें क्या शामिल है, तो आईटी अवरुद्ध नियम 2009 जो जनता द्वारा सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है। यानी जो आईटी अवरुद्ध नियम 2009 है, वे जनता द्वारा जो भी सूचना हमें प्राप्त होती है या जनता को जो सूचना प्राप्त होती है उन्हें अवरुद्ध करने के लिए सुरक्षा उपायों को कैसे अपनाया जा सकता है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं को यहाँ पर अपनाया जा सकता है, इनको निर्धारित करता है यह नियम या रूल्स। इसे आईटी रूल्स 2009 भी कहा जा रहा है। इसके साथ यदि हम बात करें कि इस अधिनियम में यह किसके जरिए किया जाता है, दरअसल इस अधिनियम में कुछ प्रावधान शामिल हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर समीक्षा समितियां, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार या अवसर, शक्त गोपनीयता और नामित अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड के रखरखाव जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। यानी इस आईटी एक्ट में ये सभी प्रावधान समितियां बनाने का अवसर यहाँ प्राप्त है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति निष्पक्ष सुनवाई यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, अवसर मिल सकता है उसे इसका। इसके साथ ही इसमें नामित अधिकारी जो भी हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड का रखरखाव का भी अधिकार इसमें शामिल किया गया है। ये तो हमने देखा कि आखिर ब्लॉक करने का अधिकार किसके पास है। अब यहाँ पर और भी जरूरी क्या है कि आखिर इस पूरे अधिनियम से संबंधित इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने या किसी भी राज्य की अन्य अदालत ने कौन कौन से फैसले दिए हैं। यदि हम बात करें अदालत के फैसलों के संदर्भ में तो इससे पहले वर्ष 2015 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था आईटी अधिनियम के संदर्भ में ही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेयस सिंघल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया जाए। किस आधार पर रद्द किया गया था? इसकी धारा 66A को रद्द कर दिया गया था क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो हमारा अनुच्छेद है 19(1)A इसका उल्लंघन करती थी। यानी हमारे पास जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है उसका उल्लंघन हो रहा था इस धारा के जरिए। तो यहाँ पर यह धारा किससे संबंधित है? यह संचार सेवाओं आदि के माध्यम से यदि कोई आपत्तिजनक संदेश भेजता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान था, जो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यहाँ पाबंदी लगाने जैसा था। इसके साथ ही यहाँ उस समय ये जो याचिका दायर की गई थी इस पूरे केस में, इसमें यह बात भी कही गई थी कि आईटी रूल 2009 की धारा 69A को भी यहाँ पर चुनौती दी गई थी और इसे भी रद्द करने की बात कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में कहा था कि आईटी रूल 2009 की धारा 69A को यहाँ रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि यह संवैधानिक रूप से वैध है। इसमें कहीं भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ आधार बताए गए थे जिसके बारे में हमने आगे चर्चा भी की कि इन आधारों पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ये शक्तियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कहीं भी यह हमारे पास जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में युक्त निर्बंधन हम लगा सकते हैं जिस अनुच्छेद के तहत 19(2) उसमें भी कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं जिसके आधार पर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 19(2) में शामिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 69A को रद्द नहीं किया था। बाद में फिर ट्विटर से संबंधित मामला आया जुलाई 2022 में, जिसमें धारा 69A पर फिर से बहस छिड़ गई। इसके बाद ट्विटर फिर इस मामले को लेकर गया कर्नाटक हाई कोर्ट और उसने मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इस पर मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा दायर किया गया तो केंद्र सरकार ने फिर इसमें कुछ बातें कही, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि ट्विटर एक विदेशी निगम है और इसके पास कोई मौलिक अधिकार या कानूनी उपाय नहीं है। फिर ट्विटर ने भी इसमें अपनी सफाई दी। ट्विटर ने कहा कि कहीं ना कहीं यह जो मुकदमा दायर किया गया है वह व्यक्तियों के यानी जो खाता धारक है उनके अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके अधिकारों के संदर्भ में है। जब से ट्विटर ने बात कही कि ये खाता धारकों के हमारे भारत में जो अनुच्छेद हैं 14, 19, 21 उनसे संबंधित हैं। फिर केंद्र सरकार ने अभी हालिया एक सुनवाई हुई थी जो 8 फरवरी को हुई, तो उसमें केंद्र सरकार ने फिर सवाल उठाया कि आखिर ट्विटर और उन खाता धारकों के बीच में संबंध क्या है। यानी ट्विटर यदि इन अधिकारों के संदर्भ में बात कर रहा है तो आखिर ट्विटर और उसके जो खाता धारक है उनके बीच कानूनी संबंध क्या होंगे, इसे स्पष्ट करना होगा। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में सुनवाई के आधार पर
क्या बात निकलकर सामने आती है। लेकिन हमने चर्चा कर ली आईटी एक्ट के बारे में, आईटी एक्ट की धारा 69 के बारे में, 66A के बारे में कि किससे संबंधित है, और हालिया इस पूरे विवाद के बारे में। अब देखेंगे आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। हमारे कथन क्या है, 2009 से जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय है उसके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समान अवरोधक शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको शक्तियां आईटी अधिनियम से प्राप्त होती हैं। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।